हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग रसायन विज्ञान का ही क्विक रिवीजन करने वाला है। ठीक, आज इस वन शॉट में ये रिवीजन खत्म हो जाएगा। ठीक, तो लगभग कल 54 मिनट का था, आज आज जो 40-45 मिनट हो, तो इसमें अपना रसायन विज्ञान का क्विक रिवीजन समाप्त हो जाएगा। तो ये रिवीजन का स्लाइड उस माध्यम से बनाया गया है कि प्रीवियस के क्वेश्चन देखते हुए जैसे ट्रेंड रहा है क्वेश्चन का, उस हिसाब से बनाया गया है। तो जो रेगुलर क्लास में आप पढ़ चुके होंगे उसको ही बेहतर ये समझ में आ रहा होगा, तो ये शॉर्ट नोट्स की तरह है, एक फ्रेम में सजाया हुआ, तो आप तभी समझ पाएंगे, तभी समझ पा रहे होंगे। वैसे जो पहली बार ये वीडियो देखेगा उसे हमको लग रहा है कम समझ में आएगा। वैसे रसायन विज्ञान है तो वैसे तो समझ हो गए, 9th 10th 11th 12th में पढ़ा हुआ, तो वैसे तो समझ में आ जाएगा। बट उसे कारगर साबित तब होगा अपने एग्जाम के लिए जब वो रेगुलर क्लास में अच्छे से पढ़े हो। ठीक, तब उसे एग्जाम में इसकी महत्ता पता चलेगी, नहीं तो इसकी महत्ता न पता चलेगी, लगेगी ऐसे ही ये वीडियो चल रहा है। ठीक, तो आप रेगुलर क्लास का अच्छे से रिवीजन किए होंगे, तब आप ये वीडियो देखे होंगे, तो आप बेहतर प्रदर्शन अपने एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक, इस रिवीजन के माध्यम से। तो चलिए चालू करते बिना कुछ देर किए हुए। देखिए, वाटर मृदु जल के बारे में, मृदु जल और कठोर जल। तो ये उसमें साबुन, झाग वाला, साबुन वाला, ये आप कॉन्सेप्ट रेगुलर क्लास में पढ़े होंगे। ठीक, कि मृदु जल में साबुन को रगड़ा जाए तो वो उसमें आसानी से झाग उत्पन्न कर देता है, या कठोर जल में, तो ऐसे करके क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नहीं। तो अगर ये देखें तो देखिए, अब मृदु जल और कठोर जल में बटा हुआ है, तब देख लेते हैं इसके विशेषताएं क्या, और उसकी विशेषताएं के आधार पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सही कर लेंगे। ठीक, तो देखिए, साबुन के साथ आसानी से झाग देता है वो मृदु जल का एक तरह से विशेषता है। तो ये मृदु जल में ही साबुन आसानी से झाग उत्पन्न करता है। ठीक, और ये पीने योग्य पानी ही मृदु जल होता है। ठीक, और इसमें शारीरिक वृद्धि हेतु आवश्यक खनिज अल्प मात्रा में उपस्थित रहता है। और कठोर जल की विशेषता देख ले तो ये साबुन के साथ पर्याप्त मात्रा में झाग नहीं देता, झाग देता है हल्का फुल्का, लेकिन पर्याप्त मात्रा में झाग नहीं देता, जैसे मृदु जल में देता। ठीक, इसमें देखें तो मैग्नीशियम, कैल्शियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट लवण उपस्थित होते हैं, किसमें, तो कठोर जल में। और इसके भी देखें तो अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता, मतलब इसे इस आधार पर बांटा गया। अस्थायी मतलब कुछ मिलाकर इसे निदान किया जा सकता है कठोर जल को, तो अस्थायी कठोरता हुआ, और जो अस्थायी कठोरता हुआ उसका निदान मतलब आसानी नहीं है। ठीक, मतलब उबाल कर दूर ना किया जाए। सेकेंड, तो अगर इसकी विशेषता के आधार पर देखें तो अस्थायी कठोरता के बारे में देखते हैं। ठीक, तो यहां देखें, कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट में घुले होने के कारण ये उत्पन्न कठोरता है। ठीक, तो अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित में विचार कीजिए, अस्थायी कठोरता उत्पन्न होता है, उसमें ऑप्शन एक होगा कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, तो उसका आंसर होगा। ठीक, और इस जल को अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है, कैसे, तो इसे उबाल कर दूर किया जा सकता है। और अस्थायी कठोरता देखें, इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट अथवा क्लोराइड के लवण घुले होने के कारण ये कठोरता उत्पन्न होती है। तो अस्थायी कठोरता कैसे उत्पन्न होती है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो जो बोले अस्थायी वाले में। और इसे दूर करने की मुख्य विधि क्या है, तो देखें तो परम्यूटेट, ठीक, परम्यूटेट विधि है। और इसे जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर उबालने से कठोरता दूर होती है। तो इसमें जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर तब उबालेंगे तब ये कठोरता दूर होगी, लेकिन इसे जल को उबाल देंगे तो इसकी कठोरता दूर हो जाएगी। तो अस्थायी कठोरता को उसकी कठोरता मतलब कमी करने में आसानी होती है। तो ये इसकी विशेषता देख लेंगे, अगर वहां क्वेश्चन पूछे तो आप वहां बेहतर कर पाएंगे। ठीक, तो ये केतली में जल उबालने से उसकी आंतरिक परत में सफेद रंग की परत जम जाती है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स होते हैं, जो उसमें मौजूद होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट वो जब उबालते हैं ना केतली में, तो उसके परत के नीचे सफेद रंग की परत जम जाती है केतली के नीचे। ठीक, तो यही बोल रहा है, तो उसमें वो होता है, इसीलिए वो नीचे जम जाता है उबलकर। जल का शुद्धिकरण पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीन गैस और पोटास एल्बम, जिसे फिटकिरी कहते हैं, आदि से किया जा सकता है। तो जल का शुद्धिकरण किस किस से किया जा सकता है, तो याद रखेंगे पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीन गैस, ठीक, और यहाँ देखिए पोटास एल्बम,
मतलब फिटगिरी। तो ये ध्यान रखेंगे, जल के शुद्धिकरण किया जा सकता है निम्नलिखित और विचार कीजिए। और आप विचार करने लगेंगे और विचार करके आंसर सही हुआ तो खुशी होगी, और न हुआ तो ओह, है कि नहीं। तो ये देख लीजिए, और यहाँ आपको ये दिख रहा होगा टेलीग्राम का लिंक, ये दिख रहा है, स्कैनर दिख रहा होगा। ठीक, तो ये स्कैनर थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अगर आप ये पीडीएफ लिखना, पीडीएफ ये मतलब पीडीएफ भी पढ़ना चाह रहे हैं अगर, तो इस टेलीग्राम के स्कैनर को स्कैन करिए और टेलीग्राम ज्वाइन करिए और वहां ले सकते हैं। और वहां पे टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएंगे, जैसे हुआ संस्कृति आईएएस का टेस्ट सीरीज हुआ, दृष्टि आईएएस का टेस्ट सीरीज हुआ, जैसे केजीएस का टेस्ट सीरीज हुआ, वो सभी उपलब्ध है इस टेलीग्राम पे। ठीक, तो आप वहां से, और ये पीडीएफ भी अपलोड कर दें। ठीक, तो ये इसे पे स्कैन करिए और ज्वाइन करिए टेलीग्राम। ठीक, ये स्कैनर हुआ आपका। ठीक, चलिए अब अगला देखें। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। फलों के रस के परीक्षण के लिए क्या उपयोग किया जाता है, मतलब फलों के रस को परीक्षण के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, कौन सा रस है, तो ये सोडियम बेंजोएट प्रयोग किया जाता है। ठीक, ध्यान रखनी। और ये देखिए किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरी, रासायनिक दृष्टि से कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। तो ये मतलब घुमा, मतलब शब्द कलिष्ठ बना देगा। उसमें एक मतलब आपको एक फैक्चुअल बता रहे, कैल्शियम ऑक्जेलेट कि वो होता है किडनी स्टोन में, तो बस एक फैक्ट वहां बता रहेगा, तो वो कितना भी घुमाए, कितना भी शब्द कलिष्ठ कर ले, तो आप उस सेंटेंस को आप सही कर लेंगे, है कि नहीं। ये देखिए मोती, मोती मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो मोती किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड, वो निकोटीन होता है। जो सिगरेट जो भी लोग पीते हैं वो मतलब शरीर के लिए भी घातक है और हमारे वायुमंडल के लिए भी घातक है। तो ये दो तरह से घातक हुआ, दोहरी घातक, है कि नहीं। इसमें निकोटीन, इसका रासायनिक नाम एक तरह से बुझिए निकोटीन। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड देखें तो ये किसका सूत्र है, तो विरंजक चूर्ण का। ठीक, जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ठीक, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घूट गैस कहते हैं। ये कार्बन मोनोऑक्साइड, इसे दम घुट, जब जो कोई सिगरेट नहीं पीता अगर उसके बगल में कोई सिगरेट पीता है उसे घुटन सी महसूस होती है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड के एक साइलेंट किलर करके आता है। आप जब जब ठंडी आती है तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब पूरा कमरा बंद हो और उसमें क्या कहते हैं लकड़ी या कुछ जलाए, तो वो मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति मतलब कारगर नहीं होने के कारण वहां कैल्शियम मोनोऑक्साइड बन जाता है और उसके कारण वहां दम घुट के आदमी के मतलब दम घुटने से आदमी की मृत्यु हो जाती है। उसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। तो वो कौन सा गैस होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, वो वही होता है। ठीक, आंशिक दहन के कारण ये कैल्शियम मोनोऑक्साइड वहां बन जाता है और साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं उसे। तो ये भी ध्यान रखेंगे, याद आ गया पढ़ाते पढ़ाते, मतलब रिवीजन कराते कराते। रासायनिक रूप से देखें तो सूखी बर्फ, तो ये तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ये देखिए कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट का उपयोग देखें तो टूथपेस्ट के निर्माण में होता है। जो जब यूज करते हैं, जो टूथपेस्ट कोलगेट यूज करते हैं पेस्ट, इसमें कौन सा उपयोग किया जाता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये आपको ये एक लाइन में दे देगा, मतलब ये कैल्शियम फॉस्फेट नाम देगा और उपयोग दे देगा और मिलान करने के लिए दे देगा। तो अगर वहां पता रहेगा तो एलिमिनेट आसानी से कर लेंगे, है कि नहीं। कैल्शियम मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन से क्रिया करने की क्षमता ऑक्सीजन की तुलना में देखें तो 250 गुना अधिक होती है। तो हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करने की क्षमता ऑक्सीजन की तुलना में कितना गुना होता है मोनोऑक्साइड की, तो 250 गुना। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना अधिक मात्रा में अभिक्रिया कर सकता है। ठीक, ये याद रखेंगे, ये पूछा जाता है, पूछा गया भी है किसी साल। ठीक, जिंक फॉस्फेट का उपयोग देखें तो ये चूहा मार दवा में किया जाता है। तो वो रोटी के ऊपर लगा देते हैं, ब्रेड के ऊपर, बिस्किट के ऊपर लगा देते हैं, वो कौन सा होता है, तो ये जिंक फॉस्फेट ही होता है वो। ठीक, ये देखो
मूत्रालयों के पास नाक में चुभने वाली गंध, ये पूछा जाता है, उपस्थित अमोनिया का निर्माण होता है। ये यहाँ देखते होंगे पब्लिक टॉयलेट के पास, पब्लिक टॉयलेट का एग्जाम्पल ये बेस्ट है कि उसमें ये रहता है कि मतलब यूरिन ना अमोनिया में बदल जाता है, इसीलिए वो गंध देता है। ठीक है, यूरिया अमोनिया में बदल जाता है, यूरिन जो अपन निकालते हैं वो यूरिन रहता है यूरिया, और वो अमोनिया में बदल जाता है ऑक्सीकृत होकर, ऑक्सीजन मतलब बाहर आने पे ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर अमोनिया में बदल जाता है, वो अमोनिया का नहीं वो गंध देता है। ये जब देखिए सीमेंट, तो सीमेंट मुख्यतः कैल्शियम सिलिकेट वो कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है। ये ऐसे नहीं पूछेगा सीमेंट किससे बना होता है, मतलब बस उसमें 4-5 दे देगा और इस साइड दे देगा मिश्रण, और एलिमिनेट करने के लिए आपको देगा। ये आप गणना चक्र में क्वेश्चन देखे भी होंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ जो कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, एल्यूमिना और फेरिक, मैग्नीशियम ऑक्साइड आदि से निर्मित होता है ये सीमेंट। मुख्यतः मिश्रण देखें तो कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का होता है। ठीक, और सीमेंट में देखें तो जिप्सम का उपयोग करके सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन मतलब मैंने आज ही साइड करना चाहिए में देखा था कि सीमेंट ऐसे करके क्वेश्चन वहां पूछा गया था कि सीमेंट की प्रक्रिया को मंद करने में, सीमेंट को जमने की प्रक्रिया को मंद करने में उपयोग किया गया पदार्थ, और नीचे ऑप्शन में ABCD करके एक में ऑप्शन था जिप्सम। ठीक, तो ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है, तो पूछा जा सकता है, मतलब घुमाकर पूछा जा सकता है। पोर्टलैंड सीमेंट की खोज इंग्लैंड की निवासी देखिए तो जोसेफ आस्पर्डिन ने 1864 ईस्वी में की थी। ठीक, तो ये देख लेंगे, ये खोज अगर पूछा जाए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए तो। अब यहां देखते हैं प्रमुख कांच दिया हुआ यहाँ पे, और इसके संगठन और उपयोग कहां पे जाए, उपयोग पूछे ना पूछे लेकिन इसके संघटक पूछे जाते हैं। सोडा कांच किससे बना होता है, क्या मिला होता है इसमें, किसका मिश्रण होता है। ठीक, तो ये तो मैं आसान लैंग्वेज में कह रहा हूं, तो आपको ये आसान लग रहा हो, लेकिन वहां एग्जाम में शब्द घुमा के पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो वहां हार्ड लगेगा अगर शब्द घुमा दिए तो, अगर न पता रहेगा तो ऐसे ही बना के आप निकल जाएंगे हंसी खुशी। तो ये देखिए सोडा कांच, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका की मात्रा इसमें सोडियम सोडा कांच में होता है। ठीक, और इसका उपयोग कहां पे किया जाता है, तो ट्यूबलाइट, बोतलें, दैनिक उपयोग के बर्तन में। ठीक, और ये देखिए फ्लिंट कांच में पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिका से मिलकर ये बना होता है, और इसका उपयोग देख ले तो विद्युत बल्ब, कैमरा, दूरबीन के लेंस में। ठीक, ये देखिए क्रुक्स कांच देखिए तो इसमें सीडियम ऑक्साइड और सिलिका, ठीक, इससे मिलकर ये बना होता है, ये संघटक के रूप में। ठीक, और इसका ये देखिए धूप के चश्मों का लेंस, ये लेंस इसी का बना हुआ है, इसमें सीडियम ऑक्साइड और सिलिका का प्रयोग किया गया। ठीक, इसमें ठीक, अब देखिए अगले पे चलते हैं। अब देखिए क्राउन कांच, इसमें पोटेशियम, एक मिनट भाई, एक मिनट, ये इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, अगर आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, एक भाई बोल रहे थे स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। वैसे आपको आपके नोट्स में अगर नहीं लिखाए होंगे, मतलब रेगुलर क्लास में आपके अगर नोट्स में नहीं लिखा हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या इसका पीडीएफ टेलीग्राम में अपलोड है। ठीक, तो आप वहां से देख सकते हैं। देखिए क्राउन कांच, ये पोटेशियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड और सिलिका की मात्रा से मिलकर ये बना होता है। ठीक, और ये चश्मे की लेंस, इस चश्मे क्राउन कांच में भी चश्मे, इसका भी प्रयोग चश्मे के लेंस में किया जाता है। ठीक, और शीशा क्रिस्टल कांच देखें, इसमें पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिका, लगभग सिलिका सब में मिला हुआ है। ठीक, तो ये महंगे कांच के पात्र के में जो उपयोग होता है वो सिलिका क्रिस्टल का कांच होता है। ठीक, अब देखिए उर्वरक फर्टिलाइजर्स के बारे में, तो सूर्य के प्रकाश वो जल के अतिरिक्त पौधे की वृद्धि और विकास के लिए 16 आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत होती है। सूर्य के प्रकाश और जल के अतिरिक्त पौधों की वृद्धि विकास के लिए
काफी सूर्य का प्रकाश और जल ही नहीं है, इसके लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। जैसे अपन लोग को मतलब जीने के लिए खाने में पोषक तत्वों की जरूरत होती है ना, वैसे ही पौधों को भी पोषक तत्वों की जरूरत होती है। तो उसके 16 पोषक तत्व है। इसमें आपको ये मतलब ये पूछा जा सकता है कि 16 कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। इसमें पूछा जाता है कि मुख्य पोषक तत्व, द्वितीय पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व। आप ये क्वेश्चन देखे होंगे अगर मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो, ठीक। और मॉक टेस्ट पे याद आया कि आप अगर बिहार स्पेशल मॉक टेस्ट अगर देना चाहते हैं एक एक करके क्वेश्चन चैप्टर वाइज, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, अब वहां से क्लिक करिए उस लिंक पे और जाके देखिए, ठीक। ध्यान देखिए मुख्य पोषक तत्व के रूप में कौन कौन से, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास। तो NFP, ठीक, NFP, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, ठीक। NPK, इसका सूत्र मैंने इसका डायरेक्ट इंग्लिश लिख दिया, पोटास का। इसका सूत्र N से नाइट्रोजन, P से फॉस्फोरस और ये से, तो NPK लिखा ही हुआ है यहाँ पे, NPK, ठीक, सॉरी NPK। और द्वितीय पोषक तत्व देखें तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ठीक। और सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में अगर देखा जाए तो आयरन, ठीक, कॉपर, जिंक, क्लोरीन और ये ब्रोमीन आर होगा यहाँ पे, ठीक। और ये इसका MN का रासायनिक नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आप देख लीजिएगा, ठीक। ये देखते हैं अब प्रमुख उर्वरक और उनके अनुप्रयोग। नाइट्रोजनी उर्वरक देखें तो इसका उपयोग अगर देखें, इस प्रकार के उर्वरक मृदा में नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अगर इसकी प्रयोग देखें तो मतलब क्या काम करता है, मतलब पौधा में, तो ये मृदा में नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है, नाइट्रोजन उर्वरक, ठीक। अमोनिया सल्फेट देखें तो ये नाइट्रोजन, ये मृदा का अम्लीय प्रभाव है अमोनिया, ठीक, अमोनिया सल्फेट। और ये नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन देखें तो 20 से 23% तक रहता है, ठीक। कैल्शियम साइनाइड देखें तो नाइट्रोजन 40%, और ये देखिए CaCN2, ये इसका कैल्शियम साइनाइड का शुद्ध हुआ, वो कैल्शियम का मिश्रण है ये, ठीक। और ये मिश्रण क्या कहलाता है, तो नाइट्रोलियम कहलाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि नाइट्रोलियम मतलब कैल्शियम साइनाइड और कार्बन का मिश्रण, ठीक, पूछा जा सकता है। तो नाइट्रोलियम, ठीक, नाइट्रोलियम कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट के बारे में देखें, इसमें नाइट्रोजन 20% रहता है। फॉस्फेटिक उर्वरक देखिए, इस प्रकार के उर्वरक मृदा में फॉस्फोरस की कमी को पूरा करते हैं, फॉस्फेटिक उर्वरक, ठीक। और जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, ये पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करते हैं। ये इसका एक तरह से उपयोग हो गया, ठीक। तो ये भी ध्यान रखेंगे। यहां देखिए कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट देखें तो ये कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, ये जिप्सम, वो जिप्सम जो ये फल, इसका उपयोग देखें, मतलब ये क्या पौधे को प्रदान करता है, तो फल एवं बीज के विकास में ये सहायक है। फल एवं वो बीज के विकास में सहायक होना कैल्शियम सुपर फॉस्फेट और ये जिप्सम, ठीक। तो ध्यान रखेंगे ये क्या मतलब पौधे के विकास में क्या सहायता करता है, ये एक तरह से हो गया, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे आप। अब यहां देखते हैं मिश्र धातु, तो ये पूछा जाता है इसका, इसमें ये किसका मिश्रण है, पीतल किसका मिश्रण है, कांसा, टाका, गन धातु, टाइप धातु। ये पिछले स्लाइड में भी शायद बता दिए थे ना, बताए थे ना, हाँ ये याद आए, पिछले स्लाइड में बताए थे, ठीक। तो ये वहां बता दिए हैं, तो तब यहाँ क्या बताना, ठीक। हाँ शायद ये सब, हाँ सब वहीं बता दिए थे।
पारे के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण क्या क्या कहलाता है? तो अमल गम कहलाता है। आप घटना चक्र में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। पारा लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाती, इसीलिए पारे को लोहे के पात्र में रखा जाता है। तो किसके साथ अमलगम नहीं बनाता है पारा? तो लोहे से, ठीक। तो ये ध्यान रखें, इसीलिए इसे लोहे के बर्तन में रखा जाता है। कार्बनिक रसायन के बारे में देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक। ये 12th की याद आता है ना, ये सुनिए, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि सही से दिख सके। दिख रहा है? सही से दिख रहा होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे सोडियम बेंजोएट यौगिक है, इसका प्रयोग कहां पे किया जाता है? तो ये अचार और मुरब्बे, चटनी, फलों, ये पानी आ गया अचार नाम सुन के ना, के रस आदि के खाद्य पदार्थों को परिरक्षण करने के लिए, मतलब उसको सुरक्षित रखने के लिए कि ताकि फफूंदी ना लग सके, इसके लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, ठीक। और बेंजोइक अम्ल का प्रयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किया जाता है, ठीक। और ये देखिए एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग कहां पे किया जाता है? तो मोटर गाड़ी में प्रतिहिमकारक के रूप में किया जाता है, ठीक। ध्यान रखें। और पायरीन कार्बन टेट्रा क्लोराइड का प्रयोग कहां पे किया जाता है? तो शॉर्ट सर्किट से लगी आग बुझाने में, ठीक। तो शॉर्ट सर्किट से आग लगाने जो लगता है उसको बुझाने में जिस यौगिक का प्रयोग किया जाता है वो पायरीन होता है, या उसी का नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है, ठीक। और ये देखिए बेकिंग पाउडर के निर्माण में टार्टरिक अम्ल, ठीक, का प्रयोग किया जाता है, ठीक। और ये सिट्रिक अम्ल या अचार मुरब्बों के परिरक्षण में इसकी, अब ये नेप्थेलीन के बारे में देखें, इस यौगिक का प्रयोग इसकी गोलियों का प्रयोग कपड़ों के बीच रखने पर कीड़े नहीं लगते। ये देखेंगे जब जूता या कोई कपड़ा लेते हैं तो ब्रांडेड, तो उसमें जूता में तो बराबर किसी जूता में देखिएगा उसमें रहता है एक पाउडर में दिया व्हाइट वाले में व्हाइट रहता है वो, और नेप्थेलीन ही रहता है ताकि उसमें कीड़े ना लगे, ठीक। वो नेप्थेलीन यौगिक होता है। तो आप उसको इमेजिन कर रहे होंगे, है कि नहीं? ये अश्रु गैस, ये भीड़ को भीतर करने के लिए अश्रु गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक। और ये देखिए क्लोरीटोन का प्रयोग देखिए, तो यात्रा के दौरान चक्कर आने की दवा है। तो यात्रा के दौरान जब किसी को चक्कर आता है उसमें किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीटोन का। ये नहीं पूछेगा, ये डायरेक्ट नहीं पूछेगा, ऐसे कैसे पूछेगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बस से कोई यात्री जा रहा है, उसे यात्रा के दौरान चक्कर आ गया, तो उसके निदान के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जा सकता है? तो आपको लगेगा भाई ये क्वेश्चन कैसा है, लेकिन देखिए बस एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वहां पता होता तो आप वो आंसर सही कर लेते। तो क्या? तो क्लोरीटोन, ठीक। ये अब ये देखिए डीडीटी, ठीक, जिसे गैमेक्सिन भी कहते हैं, इसका प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है, ठीक। और मरकेप्टन यौगिक का प्रयोग एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए। एलपीजी है ना, उसमें गंध नहीं होता है, तो अगर गंध नहीं होता इसके लिए इथाइल मरकेप्टन मतलब मरकेप्टन नामक यौगिक मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? ताकि अगर एलपीजी का रिसाव हो सके तो लोगों को पता चले, घरेलू महिला को पता चले कि रिसाव हो रहा है। अगर गंध नहीं पता चलेगा तो वो यंत्र हमेशा थोड़ी ना रखेगा कि गैस रिसाव हो रहा है, गंध से ही लोग अनुमान लगाएंगे कि रिसाव हो रहा है, इसीलिए उसमें मरकेप्टन मिलाया जाता है, ठीक। अब देखिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग देखिए तो जीवाणुनाशी दवा के रूप में किया जाता है, ठीक। यहाँ देखिए पोटेशियम परमैंगनेट जीवाणुनाशी, ये तो देख ली। अब ये देखिए इथेफॉन या कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग फल पकाने में। तो फल पकाने में विचार कीजिए, फल पकाने में उपयोग किए जाने वाले यौगिक का नाम बताइए। तो इथेफॉन या कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड लगभग सबको पता रहता है, तो वहां एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है क्या कि इथेफॉन होगा, उसके ऑप्शन दे देगा उसमें, ठीक। तो याद रखेंगे। और ये देखिए बुलेट प्रूफ ग्लास के निर्माण में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक। पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग किया जाता है।
किसका? तो पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक। और यहाँ पे देखिए ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो फोटोग्राफिक में किया जाता है, ठीक। और इस एक देख लें यहाँ पे परत, वो परत किसकी चढ़ी रहती है, आप ये बताएंगे। परत हम तो बता ही देंगे, लेकिन फोटोग्राफी में जो परत होती है उसमें वो परत किसकी चढ़ाई जाती है, ठीक, आप ये बताएंगे। ये देखिए एलिथ्रीन वो पायरिथ्रीन का प्रयोग कहां पे किया जाता है? यौगिका, तो मच्छर भगाने वाली दवा या क्वाइल के निर्माण में, ठीक, उसमें किया जाता है। यहां देखिए विस्फोटक, ये विस्फोटक देखें तो आरडीएक्स, वही आरडीएक्स बम, ठीक। इसका रासायनिक नाम देखें तो साइक्लोट्राई मिथाइलिन, ये इसका रासायनिक नाम पूछा जा सकता है क्योंकि ये ज्यादा क्लिष्ट लग रहा है। ये साइक्लोट्राई मिथाइलिन, नाइट्राइमाइन है कि नहीं, क्योंकि यह मिथाइलिन की जगह पे इथाइलिन दे देगा, है कि नहीं, बताइए। दे सकता है कि नहीं दे सकता है? अब देखते हैं कि इसे प्लास्टिक प्लास्टिक विस्फोटक भी कहते हैं और अन्य राष्ट्रों में निम्न नामों से जाना जाता है। तो किन राष्ट्रों में किन नाम से जाना जाता है आरडीएक्स को, बताइए। तो ये देखिए अन्य नाम, तो यूएसए मतलब अमेरिका में क्या कहा जाता है? तो साइक्लोनाइट कहा जाता है आरडीएक्स को। जर्मनी में क्या कहा जाता है? तो हेक्सोलोजोन कहा जाता है। और इटली में क्या कहा जाता है? इटली में T4 कहा जाता है आरडीएक्स को। और खोजकर्ता कौन है आरडीएक्स का? तो हैनिंग है। कब किया था? 1899 में किया था, ठीक। यहाँ पे हाँ एक मिनट बता दे रहे हैं, यहाँ पे बस लिखा था क्या? अश्रु गैस, इसका नाम नहीं लिखा था, कौन सा यौगिक है ये नहीं लिखा था, ठीक। तो इसका नाम है क्लोरोबेंजीलिडीन, ठीक। क्लोरोबेंजीलिडीन मोनोट्राई माइलोनो ट्राई नाम है, जिसे शॉर्ट में सीएस कहते हैं, ठीक। और नाम है इसका, इसे क्लोरोप्रिक्रीन कर आता है, ये भी यौगिक है, ठीक। इसमें बहुत सारे यौगिक है, तो आप मतलब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ठीक, लिख दे रहा। ज्यादा पूछा जाता है डी बेंजो कसाइजेपाइन पूछा जाता है, ठीक। आपकी ये कॉपी में लिखा भी होगा, ठीक। तो अभी इसका नाम देख लेंगे, मतलब 3-4 नाम ही इस पे रासायनिक नाम करके आ रहा है आंसू गैस में, तो आप ये देख लेंगे, ठीक। अगर वहां नाम दे दे तो रासायनिक नाम पूछता है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। देखिए डायनामाइट, ये देखिए यह नाइट्रोग्लिसरीन को किसी अक्रिय पदार्थ जैसे लकड़ी, बुरादे या किले चीजें लूर में अवशोषित कर बनाया जाता है, ठीक। ये कैसे बनाया जाता है? तो ये अक्रिय गैस कौन सा है, अक्रिय पदार्थ कौन सा है इसमें? तो ध्यान रखेंगे नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक। वर्तमान में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह सोडियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। तो वर्तमान में किसका उपयोग किया था ये भी ध्यान रखेंगे, और पहले किसका उपयोग किया जा रहा था उसको उसको भी याद रखेंगे, ठीक। इसका आविष्कार रख देंगे तो अल्फ्रेड नोबेल, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया ही जाता है, ठीक। ये देखिए जिलेटिन डायनामाइट में देखें तो नाइट्रो सेलुलोस की मात्रा उपस्थित रहती है, ठीक। जिलेटिन डायनामाइट में किसकी मात्रा उपस्थित रहती है? तो नाइट्रो सेलुलोस की, ठीक, ध्यान रखेंगे। अब ये बताइए ट्राई नाइट्रो ट्राइलुइन टीएनटी, ठीक। ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन टीएनजी, मतलब इसके शॉर्ट नेम है जो डायनामाइट के
बनाने में प्रयोग किया जाता है इन यौगिकों का। ट्राई नाइट्रेट फिनॉल एंड TNP और कार्डाइट, इसे सर्वप्रथम अल्फ्रेड नोबेल ने बनाया था। तो अल्फ्रेड नोबेल ने सबसे प्रथम किसे बनाया था? तो कार्डाइट को, ठीक। और ये गन पाउडर देखें तो गन पाउडर में 75% पोटेशियम नाइट्रेट होता है, 15% चारकोल होता है और 10% सल्फर होता है, ठीक। ध्यान रखेंगे। ये महत्वपूर्ण खोज देखिए, अगर महत्वपूर्ण खोज देखा जाए तो अगर खोज पूछ दे, खोज तो ऐसे ऑनलाइन नहीं पूछता है, आपको 4 क्रम दे देगा, उसमें 3 सही रहेगा और ये पूछेगा इनमें से कौन सही नहीं है और एक गलत होगा, ऐसे करके पूछता है वो। इसे बड़ा कर लेते ताकि दिख सके आप। ये देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन की खोज चार्डविक। मेसॉन की खोज यू वाका यू यूकावा यूकावा कावा, अरे यू छोड़िए ना, कावा। मेसॉन की खोज कावा, याद रखिए, याद रखने के लिए। पोजिस्ट्रॉन की खोज किसने किया? तो कार्ल एंडरसन, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड प्रोटॉन की खोज और परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड, ठीक। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉन डाल्टन। और परमाणु क्रमांक किसने दिया था? तो मोसले। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो मैक्स प्लांक, ठीक। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? तो हाइजेनबर्ग। और ये देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी का सिद्धांत किसने दिया? तो मोसले। और इसे परमाणु क्रमांक का भी सिद्धांत किसने दिया? तो मोसले। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? तो हेनरी बेकरेल। परमाणु अष्टक नियम किसने दिया था? तो न्यूलैंड्स, ठीक। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण देखें तो इसकी खोज किसने की थी? तो आइंस्टीन। सापेक्षता का सिद्धांत किसने? तो ये भी आइंस्टीन ने दिया था, ठीक। गैसों का विसरण नियम किसने दिया था? तो ग्राहम बेल ने दिया था, ठीक। ग्राहम ने दिया था। विद्युत अपघट्य नियम किसने दिया था? तो फैराडे ने दिया था, ठीक। पीएच 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 की मापक्रम की खोज किसने किया था? तो साइरेंसन, ठीक। और ये देखिए, रेडियन की खोज किसने की? तो क्यूरी, मैडम क्यूरी और पियरी क्यूरी। क्यूरी दंपति से लिखा है, जिसका नाम था मैडम क्यूरी और पियरी क्यूरी, ठीक। और थोरियम वो उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? तो बर्जीलियस। यूरेनियम की खोज किसने की थी? तो क्लाइपोर्थ, ठीक। ध्यान रखेंगे। ये आपको यहाँ एक स्कैनर दिख रहा होगा, ठीक। दिख रहा है? ये स्कैनर दिख रहा होगा। ये स्कैनर बिहार स्पेशल का भी क्विक रिवीजन करवाइए, उसका स्कैनर है। आप इस पे स्कैन करके बिहार स्पेशल क्विक रिवीजन का रिवीजन कर सकते हैं, जिसमें बिहार पॉलिटी, बिहार हिस्ट्री अच्छी तरह से रिवीजन किया हुआ है, एकदम शॉर्ट फॉर्म में, जो आपको बेहतर समझ में आएगा। आप अगर रेगुलर क्लास अच्छी सीखे होंगे तो आप उसका बेहतर से आनंद ले सकते हैं, ठीक। और तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब यहाँ देखते हैं, व्यापारिक नाम और रासायनिक नाम ये पूछा जाता है, तो देख लेते हैं भाई, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक। देखिए, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या हुआ? सोडियम क्लोराइड। पूछा जाता है, ये घटना चक्र बना रहे होंगे, क्वेश्चन बैंक बनाए होंगे, तो आपको ये आइडिया लग रहा होगा कि इस स्लाइड से एक न एक क्वेश्चन तो बनता है और बना भी है कि नहीं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। जो हम खाते हैं बेकिंग सोडा, वो बाइकार्बोनेट होता है सोडियम का। धावन सोडा, धोने की सोडा, वो सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक। बाय, खाने के लिए बाय करते हैं, तो याद रखेंगे बेकिंग सोडा बाइकार्बोनेट। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। सुहागा तो बोरेक्स नाम है, ठीक। इसका रासायनिक नाम। सोडा एस का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। सोडियम सोडा एस या धोने वाला सोडा, इन दोनों का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है, ठीक। हाइपो का रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट।
सोडियम थायोसल्फेट, ठीक। फिटकरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। कास्टिक सोडा का नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और यहां देखिए विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर का विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, इसका ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम विरंजक चूर्ण कहिए यहाँ पे, उसका रासायनिक नाम ब्लीचिंग पाउडर। ये यहाँ लिख दिया, लेकिन ये सूत्र देखें यहाँ पे, एक मिनट। ये इसका सूत्र है, ठीक, ब्लीचिंग पाउडर का, विरंजक चूर्ण का, ठीक। कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड है, ठीक, इसका हाइड्रोक्साइड, इसका रासायनिक नाम, ठीक। अब ये देखिए बुझे हुए चूना या चूने का पानी, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। ये हाइड्रोक्साइड कैल्शियम, ये हाइड्रोक्लोराइड है, ठीक। बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड है ये, ठीक। इसका रासायनिक नाम चूने पत्थर का रासायनिक कैल्शियम कार्बोनेट, और चूने के पानी का रासायनिक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और चूने का पत्थर तो कैल्शियम कार्बोनेट, और संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे चल देखते हैं। चौक का रासायनिक नाम देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट, वो लिखने वाला ही चौक, ठीक, इसे बड़ा कर दे। ये नौसादर देखें तो अमोनिया क्लोराइड इसका रासायनिक नाम है, ठीक। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट इसका रासायनिक नाम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस देखें, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम देखें तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड, ठीक। और लाल सिंदूर का रासायनिक, लाल सिंदूर जो लगाती है महिलाएं शादीशुदा, उसका अगर देखें और रासायनिक नाम तो लेड पेरोक्साइड, ठीक, लेड पेरोक्साइड, ठीक ना। अब ये देखिए म्यूरेटिक अम्ल, म्यूरेटिक अम्ल का रासायनिक नाम देखिए तो हाइड्रोक्लोरिक है, ठीक। और यहां पे देखिए ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक। एक तनु एक सांद्र होता है, तो इसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, तो वहां तनु दे तो गलत होगा, तो ध्यान रखेंगे। अम्लराज का रासायनिक नाम देखिए तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल एवं सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक। इसका अनुपात देखें तो 1.3 अम्लराज के लिए, मतलब अम्लराज बनाने के लिए 1:3 होता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, ठीक। ये याद रखें, ये रासायनिक नाम आपसे पूछा जा सकता है, और पूछा जाता है क्योंकि घटना चक्र आप बना रहे होंगे या यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन बनाए होंगे, टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे, तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये कितने महत्वपूर्ण है बीपीएससी के एग्जाम के लिए, ठीक। और ये मत भूलिए 25 से 30 क्वेश्चन इस साइंस सब्जेक्ट से आते हैं, ठीक। आप लोग कमेंट में नहीं बताए कि करंट अफेयर्स का भी क्विक रिवीजन करवाया जाए, बताइए। तो एसपीडी का है मेरे पास, तो एसपीडी का उसको बिहार और संघ लेवल पे जितने करंट अफेयर्स बनेंगे वो सारे केंद्र लेवल पे सारे साथ में कवर लेंगे, जैसे कौन क्या कहाँ कैसे, जैसे केंद्र स्तर पे बताएंगे वैसे ही बिहार स्तर पे साथ में बताते चलेंगे, तो आपका दोनों ही रिवीजन हो जाएगा, ठीक। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में क्या आपकी राय है, मतलब सही रहेगा क्या, तो बताइए। यहाँ देखिए शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। भारी जल का ड्यूटीरियम ऑक्साइड। भारी हाइड्रोजन का देखिए तो ड्यूटीरियम। गाइमेक्सिन का रासायनिक नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक। इसके रासायनिक नाम पूछे जाते हैं, इसीलिए इतने चार्ट के माध्यम से लाए। आप पेपर होने दीजिए, इस चार्ट के माध्यम से आप देखिए एक नए क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन रसायन से उठाएगा तो रासायनिक नाम से अधिकतर पूछे जाते हैं, तो रासायनिक नाम से अगर पूछेगा तो यहीं से उठाएगा, मतलब इस चैप्टर से अगर उठाएगा तो यही सब आएगा ना। और देखिए आप फॉस्जीन का रासायनिक नाम तो कार्बोनिक
कार्बोनिल क्लोराइड है, ठीक। और सिरका का रासायनिक नाम देखें तो एसिटिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल का रासायनिक नाम देखें तो फिनाइल, ठीक। यहाँ मंड देखें, मंड का देखें तो मंड का हुआ, मंड का रासायनिक नाम स्टार्च, ठीक। मंड में स्टार्च पाया जाता है, ये भी ऐसे करके भी याद रख सकते। अंगूर के रस में ग्लूकोज पाया जाता है, ये भी ऐसे करके। फ्रीऑन देखें तो इसमें डाइफ्लोरोमीथेन होता है, ठीक। और यूरिया देखें तो यूरिया में यूरिया का रासायनिक नाम है, इसमें पाया जाता है तो कार्बामाइड होता है, ठीक। जैसे भी पूछे उसमें उसका रासायनिक नाम या उसमें पाया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में इसका क्या रासायनिक नाम देखें तो ट्राइक्लोरोमीथेन होता है, ठीक। आयोडोफार्म में देखें इसका रासायनिक नाम अगर देखें तो आयोडेड मीथेन होता है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म में। और मिक जिसे मिथाइल आइसोसाइनेट होता है इसमें मिक में, ठीक। इसके रासायनिक नाम हुए। अब यहां देखते हैं प्रमुख रोग और उसके कारक। रक्त कैंसर के कारक कौन है तो बेंजीन, ठीक। अब देखिए इटाई बीमारी होती है, ये किसके कारण होता है तो कैडमियम के कारण होता है। और मिनीमाता किसके कारण होता है तो पारा के कारण होता है, ठीक। बुल्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है नाइट्रेट के कारण होता है। और ब्लैक फुट रोग किसके कारण होता है आर्सेनिक के कारण होता है। विल्सन रोग किसके कारण होता है तांबा के कारण होता है, ठीक। लौ मयकता का रोग किसके कारण होता है तो आयरन की कमी के कारण होता है, ठीक। और यहां देखते हैं रेंसिडिटी, मतलब ये मेरे शॉर्ट नोट्स के पिक्चर है, ठीक। तो जो मतलब शॉर्ट माध्यम में जितना हो सके उतना तो कर ये चाह रहे थे। जब बाद में जब ये बन चुका था ना तब याद, तब हम जब नोट्स पलट रहे थे उसमें आया कि यार ये भी तो पूछा जा सकता है रेंसिडिटी हुआ और भी कुछ है तो ये सभी तो पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोगों के समक्ष लाए हैं। ये देखिए वसायुक्त या तेल के छने पदार्थ को यदि लंबे समय तक O2 या उच्च तापमान प्रकाश के प्रभाव में रखा जाए तो वसा ऑक्सीकृत हो जाता है। तो इसे खाने का गंध या स्वाद खराब हो जाता है, तो इसे रेंसिडिटी। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज रेंसिडिटी, आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर वसा युक्त या तेल से छने पदार्थ को अगर लंबे समय तक रख दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। O2 से प्रभावित होगा, उच्च तापमान से अप्रभावित रहेगा, प्रकाश से प्रभावित होगा। इनमें से कौन से सही है, क्या इनमें से सभी नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा आपको। इसीलिए इस स्लाइड लेके आए, ठीक। और ये रेंसिडिटी रोकने के लिए चिप्स के पैकेट में क्या मिलाया जाता है तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक। तो चिप्स के पैकेट में जो फुला हुआ रहता है इतना मटेरियल देता है, उसमें फुला कितना रहता है ना भाई, वो टंच देख लो, फुड़ो आलू चाटा वाला होता है वो देख लो, चिप्स वो रहता है उसमें इतना ही और फूला रहता है इतना, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, ठीक। तो ध्यान रख लेंगे ये मतलब रेंसिडिटी ऑक्सीजन उच्च तापमान और प्रकाश के प्रभाव से भी तीनों से प्रभावित होगा, ठीक। ये यही है। अब फूड प्रेजर्वेटिव देखें तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो खाद्य पदार्थों को विकृतीकरण से रोकते हैं, मतलब उसके खराब होने से रोकते हैं। तो तरल पेय पदार्थ को खराब होने से रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है तो बेंजोइक एसिड, जो देखे भी हैं अपन लोग उस स्लाइड में क्रम में आया था, ठीक। और खाद्य सामग्री में क्या मिलाया था तो सोडियम बेंजोएट। तो आप ध्यान रखें बेंजोइक एसिड तरल पेय पदार्थ को में मिलाया जाता है ताकि खराब ना हो, ठीक। और सोडियम बेंजोएट देखे तो खाद्य पदार्थ में मिलाया जाता है ताकि खराब ना हो, ठीक। तो ध्यान रखें। ये देखते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनेस, ये ऐसे रसायन पदार्थों में मिलाकर इसकी मधुरता को बढ़ाया जाता है, ठीक। और लेकिन इसमें कैलोरी नग्न होता है, ठीक। इसमें कैलोरी नग्न होता है लेकिन इसकी मधुरता मतलब मिठास को बढ़ाया जाता है। और इसमें किसका प्रयोग किया जाता है ये देखिए, ये मतलब ऐसे अब क्वेश्चन आप देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन से
आर्टिफिशियल स्वीटनेस है, जो आप नाम न सुने होंगे वैसा नाम दिखेगा। अस्पार्टम नाम लगभग लगभग सब सुने होते हैं, सैकरीन भी नाम लगभग सब सुने होते हैं, लेकिन एस्टीवा एस्टीवा ठीक, सुर्च सुर्च सुर्चलोस है कि नहीं, ये नाम सब शायद ही सुने, अस्पार्टम नाम सुने होंगे, जो वर्तमान में लोकप्रिय भी है, लेकिन सर्वाधिक लोकप्रिय मद अगर आर्टिफिशियल स्वीटनेस देखे कौन सा है, तो सैकरीन है, ठीक, सैकरीन है। और अस्पार्टम देखें तो वर्तमान में लोकप्रिय है, जो कैंसर का कारण भी बनता है भाई, ठीक। अब यहां देखिए, ये सेक्रूज है, ठीक, तो सुक्रोज सुक्रोज है, ठीक, सुक्रोज है, ठीक। तो इसकी मधुरता और मात्रा देखें तो ये चीनी के समान है और इसके कुप्रभाव नहीं है। सुक्रोलोज के देखें इसके कुप्रभाव नहीं है, मतलब ये चीनी के समान ही है, ठीक। और एस्टीवा देखें तो ये पादप से प्राप्त मधुर आर्टिफिशियल स्वीटनेस है, जो लोकप्रिय है वर्तमान में, ठीक। और यहां देखते हैं इसका प्रयोग आइसक्रीम जमाने में किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, ये बाइंडिंग एजेंट के रूप में गिलेटिन का प्रयोग किया जाता है आइसक्रीम जमाने में, ठीक। और पोटेशियम ब्रोमेट का प्रयोग कहां पे किया जाता है, तो ब्रेड केक के आटे मुलायम करने में, जो वर्तमान में प्रतिबंधित है, ठीक, जो कैंसर का कारक है इसीलिए इसे प्रतिबंधित, तो इसका उपयोग किया जा पूछा जाता है पोटेशियम ब्रोमेट, गिलेटिन, ब्रोमेंटेड ऑयल, इसका प्रयोग देखिए तो रंगीन पेय पदार्थ में किया जाता है, जिससे रंग समान रूप से बने रहे, जो कैंसर का कारक भी है। यहां देखिए सीएनजी उपलब्ध ईंधनों से सर्वश्रेष्ठ है, ईंधनों में सर्वश्रेष्ठ है, जिसका प्रयोग वाहनों में किया जाता है। दिल्ली में तो किया ही जाता है वाहनों में प्रयोग, लगभग अब मतलब अधिकतर सिटी में सीएनजी का प्रयोग किया जाना है, क्योंकि इससे प्रदूषण होने की संभावना कम होता है, ठीक। और इसमें मीथेन की कितने प्रतिशत होता है इसमें, तो 85% इसमें मीथेन की मात्रा होता है, ठीक। और पीएनजी भी इसमें मीथेन की मात्रा होती है, तो इसे एलपीजी से बेहतर माना जाता है। एलपीजी से हम लोग खाना बनाते हैं और इसका प्रयोग किचन में किया जाता है। इसकी उसमें क्षमता देखें तो अधिक और एवं हल्का गैस है, ठीक। और ये हल्का गैस होने के कारण रिसाव होने पर घर से बाहर निकल जाता है, स्थिति में आसानी से घर से बाहर निकल जाता है, ठीक। एलपीजी में देखें तो इसमें ब्यूटेन होता है ना कि मीथेन, तो ब्यूटेन की मात्रा 80% होता है, तो ब्यूटेन गंधहीन एवं भारी गैस होता है, जिसके रिसाव से आग लगने की खतरे अधिक होते हैं। रिसाव का पता लगाने के लिए देखे भी थे, सिलेंडर में मर्केम्पटेन नामक रासायनिक पदार्थ मिलाया जाता है, ठीक, जिसका विशिष्ट गंध होता है। और एक ये देखिए सरसरी निगाहों से, ठीक, इसमें क्या है, तो इसमें मात्रा है हाइड्रोजन, मतलब ये ब्यूटेन मीथेन इसके बाद हाइड्रोजन, ठीक, तो ये मात्रा दर्शाया गया है। यहां देखिए अस्फोटक रोधी पदार्थ, तो पहले मैं ये बता दूं कि अस्फोटक रोधी पदार्थ मतलब सरल लैंग्वेज में आपको बताएं तो अस्फोटक रोधी पदार्थ वो पदार्थ है जब अस्फोटक पदार्थ पहले किसे कहते हैं, रोधी पदार्थ तो ये हुआ जो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, अस्फोटक पदार्थ जब हम बाइक चला के आते हैं, कार ड्राइव करके आते हैं, तो वो किच की आवाज जब चलने के बाद आता है तो गाड़ी रुकती है, तो किच की आवाज नहीं आता रहता, किच की, वही है स्फोटक, वही है स्फोटन, ठीक। तो उसको मतलब वो आवाज ना निकले, कम निकले, तो उसके लिए टेट्रा इथाइल लेड मिलाया जाता है, ठीक, जो शीशा के प्रदूषण के जो इसमें इसे शीशा प्रदूषण के कारण से प्रतिबंधित वर्तमान में कर दिया गया। और एक बेंजीन टाइलिन मिलाया जाता है पेट्रोल में, ताकि उससे वो स्फोटन न निकले, ठीक। वर्तमान में इसका प्रयोग किया जाता है। और किसका प्रयोग नहीं किया जाता, टेट्रा इथाइल का प्रयोग। और ये ऑक्टेन नंबर ये डिसाइड करता है कि आपको दे देगा
ऑक्टेन बताते हैं कैसे दे देगा कि ऑक्टेन नंबर देगा आपको, जिसका ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा होगा उसमें स्फोटन कम होगा। जिसका ऑक्टेन नंबर जितना अधिक होगा उसमें स्फोटन कम होगा। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। ऐसे आपको ऐसे करके घुमा देगा कि ऑक्टेन नंबर, जिसका जितना ऑक्टेन नंबर कम होगा उसका स्फोटन उतना कम होगा, तो गलत। जिसका जितना अधिक होगा ऑक्टेन नंबर उसका स्फोटन उतना कम होगा, मतलब नील होगा। ठीक, तो यानी कि ऑक्टेन नंबर अगर 100 है तो उसमें स्फोटन नील दिखाया गया है, अगर 90 है तो बहुत कम। और जो अपन लोग पेट्रोल नॉर्मल यूज करते हैं ना, उसका ऑक्टेन नंबर देखे तो 80, वो ऑक्टेन नंबर भी पूछ सकता है, तो ये कम। अब ब्रांडेड तेल का ऑक्टेन नंबर होता है 90 और एविएशन फ्यूल का होता है 100। ठीक, ऑक्टेन नंबर उसमें नील स्फोटन होता है। तो आपका ये केमिस्ट्री का क्विक रिवीजन यहीं पे समाप्त हुआ। और बताइए कि आप लोग का रिवीजन कैसा चल रहा है, आप लोग फॉर्म भर लिए? आप देखिए अभी तक डेट नहीं, एक दोस्त पूछ रहा था कि भाई डेट का कुछ बताओ, तो डेट का अभी वो एक चल रहा है, लेकिन बट उसका अभी तक पता नहीं चला कि वो सही है या गलत है। अभी तक ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया बीपीएससी के द्वारा जो ये पता भी चले। ठीक, तो पता जब आएगा नोटिफिकेशन तो पता तो चल ही जाएगा आप लोग। ठीक, तो ये आज ये समाप्त हुआ आपका केमिस्ट्री। कल हम लोग बायोलॉजी का क्विक रिवीजन करेंगे और बायोलॉजी के बाद अपन लोग क्विक रिवीजन करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का। ठीक, तो पीटी के जितने पोर्शन होंगे आप अगर सिलेबस के मुताबिक देखें तो सारे हम रिवीजन करवा चुके हैं, और इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा तो लगभग सारे सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। तो अगर उसमें अगर देखे साइंस एंड टेक देखे तो अगर उससे क्वेश्चन आता है साइंस एंड टेक, जैसे उसमें बायोटेक्नोलॉजी होता है, रोबोटिक्स होता है, तो ये यूपीएससी में हम लोग पढ़े हैं, तो यूपीएससी का सिलेबस नहीं ये सब है। लेकिन अब बीपीएससी ये पूछने लगा, यूपीएससी के फॉर्मेट पे जाने लगा। तो अगर आप लोग रेगुलर क्लास में अगर अच्छे से पढ़ाए होंगे तो आप लोग कवर कर लेंगे। अगर आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में तो हम बायोटेक्नोलॉजी से जितने क्वेश्चन बनेंगे, रोबोटिक्स, नानो टेक्नोलॉजी और एयर डिफेंस से जितने क्वेश्चन होंगे वो, और पर्यावरण पारिस्थितिकी से भी होगा क्वेश्चन, तो वो भी हम स्लाइड के माध्यम से आप लोग रिवीजन करवा सकते हैं। अगर आप लोग अगर कहेंगे तो हम वो करवा देंगे। ठीक, तो चलिए धन्यवाद, आज यहीं समाप्त करते हैं।